बहस की शुरुआत करते हैं। अपने मेहमानों से आपको मिलवा दूं। हमारे साथ हैं विजय कौशिक साहब, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। हमारे साथ हैं कीर्तिनिधि पांडे, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। राकेश सिंह हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट स्टूडियो में मौजूद हैं। और बीजेपी से हमारे साथ एसएन सिंह भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मैं विजय कौशिक साहब, आप ही से शुरू करूंगा। विजय कौशिक साहब, आप ही के स्टेट में थे आज प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ में, और उन्होंने फिर से वही बात दोहराई कि करप्शन के खिलाफ एक्शन मतलब मोदी की गारंटी, बीजेपी की गारंटी, और कांग्रेस और अपोजिशन मतलब करप्शन की गारंटी। प्रत्युष भाई, मेरी बात बिल्कुल सच्चाई के साथ समझ लीजिए। मोदी जी ने कहीं ना कहीं पुष्पा फिल्म देख ली है, इसलिए नया डायलॉग पैदा हो गया है कि मोदी डरेगा नहीं। तो भाई मोदी जी, आपको डरा कौन रहा था? आप तो खुद विरोधियों को डरा रहे हैं। आपने मध्य प्रदेश में धमकी दी क्षेत्रीय दलों को करप्शन के मुद्दे को लेकर और दूसरे मुद्दों को लेकर कि भी आपको केसों में जो है अंदर डाला जाएगा। अगले दिन केजरीवाल ने आपका समर्थन कर दिया, फिर बाद में और क्षेत्रीय दल भी आपके साथ दिखाई देने लगे। अब आप फिर से उसी हथियार का प्रयोग कर रहे हैं। किस किस को डराएंगे? डराने का ठेका तो आपने ले रखा है, क्योंकि आप प्रधानमंत्री पद पर विराजमान हैं। आपके जो जुमले हैं, आपके झूठ है, पूरा देश जानता है, लेकिन मजबूर हैं। करें क्या? क्योंकि सब कुछ आपके हाथ में है। आप चाहे बकरे को हाथी कह दें, हाथी को बकरा कह दें, आपकी चल रही है। भाई आपने यही धमकियां देकर शिवसेना 2 टुकड़े करवा दी, आपने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी 2 टुकड़े करवा दी, सीबीआई और ईडी का डर दिखाकर, उनके नेताओं की जांच करवाकर। अब वो भ्रष्ट नहीं है, क्योंकि वो आपकी पार्टी के साथ सरकार चला रहे हैं। आपने बिहार में भी कहा था, भाइयों बहनों 10 लाख करोड़ चाहिए, 50 लाख करोड़ चाहिए, अच्छा 1 लाख करोड़ चाहिए। तो मैं ये बिहार की जनता से आज पूछना चाहता हूं, कितने लाख करोड़ मिले? तो जिस तरह बिहार की जनता के साथ धोखा हुआ है, उन्होंने एक बात और कही, हालांकि कई बाकी जनसभाओं में भी कहा है कि सारे दागी एक जगह इकट्ठा हो गए मोदी से मुकाबले के लिए, बीजेपी से मुकाबले के लिए। तो मतलब एक अकेले मोदी, मतलब बीजेपी का यह कहना है कि एक अकेले मोदी विपक्ष पर भारी पड़ रहे हैं क्या? नहीं, जिनको ये दागी कहते थे, जिन पार्टी के नेताओं को दागी कहते थे, भ्रष्ट कहते थे, बेईमान कहते थे, आज वो सारे भाजपा में चले गए हैं। तो बताइए ना, तो यानी कि मोदी जी के खिलाफ जितने लोग रह गए वो ईमानदार लोग रह गए। आज मायावती मोदी जी के डर की वजह से एक शब्द नहीं बोलती। मैं कितने ही नेताओं को गिना दूं। अब राहुल गांधी जी बोलते हैं तो उसका परिणाम सामने है, उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द हो चुकी है। मतलब क्या हथकंडे अपने विरोधियों के खिलाफ मतलब राहुल गांधी की सदस्यता बीजेपी ने रद्द कर, फिल्मी डायलॉग और सीख लिया कि मोदी डरेगा नहीं। अच्छा कौशिक साहब, राहुल गांधी की सांसदी अगर गई तो वो बीजेपी ने छीन ली या वो कोर्ट का ऑर्डर है? क्या है, पहले ये डिसाइड कर लीजिए। नहीं, ये बीजेपी की साजिश है। मैं वो सबूत के साथ आपको बता देता हूं कि जब अडानी के मुद्दे पर राहुल गांधी जी ने पूरा जोर लगा रखा था देश की संसद में, और उनके साथ कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता जुटा हुआ था, उसी दौरान उस मानहानि के केस में, जिसमें कि किसी व्यक्ति विशेष का कोई अपमान नहीं हुआ था, किसी जाति विशेष का कोई अपमान नहीं हुआ था, केवल एक सवाल किया था राहुल गांधी जी ने कि इन सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों है, क्यों शब्द लगाया था। उसके ऊपर मैक्सिमम सजा 2 साल की, जो कि इतिहास में मानहानि के केस में आज तक किसी को 2 साल की सजा नहीं हुई, क्योंकि अगर 2 साल से कम की सजा होती तो उनकी संसद सदस्यता नहीं जाती। तो सुनवाई कहां पर हुई? भाजपा को मालूम था। सुनवाई कहां हुई? अदालत में हुई ना? सुनवाई कहां हुई? अदालत में हुई, न्यायपालिका में हुई, फैसला न्यायपालिका ने दिया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हाँ, और आप कहते हैं कि हमें न्यायपालिका पर यकीन है। अगर यकीन है तो आपके पास अभी ऑप्शन है। अगर हाईकोर्ट ने खारिज किया तो आप सुप्रीम कोर्ट में आप अपील करेंगे। शायद आपने, कांग्रेस ने अपील कर भी दिया। मैं बीजेपी से पूछ रहा हूं, जो सवाल कौशिक जी आपने किया, मैं वही बीजेपी से पूछ रहा हूं। ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि जो डर जाए वो मोदी नहीं, कांग्रेस कह रही है कि डराने का काम तो मोदी साहब और बीजेपी करते हैं। इनका काम ही है विपक्षी पार्टियों को ईडी भेजकर, सीबीआई भेजकर, इनकम टैक्स की टीम भेजकर डराओ। नहीं डरते तो पार्टी ही तोड़ दो। देखिए, निश्चित तौर पर
कांग्रेस की तरह बात नहीं करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर जी की एक बहुत सुंदर पंक्ति है, उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है। मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर सटीक बैठता है। उन्होंने लिखा, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित बल क्रेता कौन हुआ, नौ धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। आज देश में ऐसे ऐसे लोग हैं जो लोकतंत्र को बताते हैं कि भारत में लोकतंत्र ही नहीं है, और विदेश में जाकर भारत के गरिमा को खराब करने का कार्य करते हैं, जो सभी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं। चैनल में भी बैठ के जो प्रवक्ता इनके होते हैं और बाहर भी बैठ के सवाल उठाते हैं, जो सेना के पराक्रम पर सवाल उठाते हैं। ऐसे लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि मोदी जी नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी, कई लोगों ने अपना जीवन खपा दिया देश के लिए। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रवाद के अलग को जगाते हुए 50 साल से अधिक समय हो गए देश के लिए कार्य करती थी। जब आपकी सत्ता चली गई तो आप झूठे, कभी सेना पर, कभी संविधान पर, कभी सुप्रीम कोर्ट पर, कभी चुनाव आयोग पर, कभी ईवीएम पर, ऐसे करके आप क्या दिखाना चाहते हैं? अभी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्या राहुल गांधी की सदस्यता मोदी जी के नाते गई, भारतीय जनता पार्टी के नाते गई? इन्होंने बहुत सहर्ष स्वीकारा जी। अरे भैया, राहुल गांधी जी को उसी संविधान के दायरे में उसी कोर्ट ने जमानत भी दिया। बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के लोगों को जमानत मिलता है। जब आप कर्नाटक में, हिमाचल में चुनाव जीत जाते हैं तब ठीक होता है ईवीएम, तब चुनाव आयोग ठीक होता है। मुझे लगता है कि जो विदेशी पार्टी है वो आज भी अपने रूप को बदल नहीं पाई। ऐसे कांग्रेस की पार्टी, लेकिन एसएन सिंह जी, जब बीजेपी ये कहती है और पीएम मोदी ये कहते हैं कि करप्शन के खिलाफ एक्शन की गारंटी मतलब पीएम मोदी हैं, तो विपक्षी पार्टियां ये कहती हैं कि बीजेपी के पास जब वो दूसरे दल के नेता जिन पर बीजेपी आरोप लगाती थी कि सबसे करप्ट हैं, वो जैसे ही आते हैं तो उस वॉशिंग मशीन में धुलकर बिल्कुल बेदाग हो जाते हैं। कई नाम वो गिना देते हैं, शुभेंदु अधिकारी से लेकर, और उसमें और भी कई नेता अभी लेटेस्ट उनमें ऐड ऑन हुए हैं। अजीत पवार साहब, एक वक्त था जब बीजेपी कहती थी, पानी पी पी करे बीजेपी कोसती थी कि करप्ट है अजीत पवार, इनके खिलाफ कितना बड़ा चार्ज है। आज जैसे ही बीजेपी के साथ वो आ गए, कोई दिक्कत नहीं, बेदाग हो गए वो। नहीं, दो सवाल है इसमें। एक तो पहले सवाल पूछिए, कोई बात नहीं। कहावत है कि रहीमन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। भारतीय जनता पार्टी का जो पाठशाला है उसमें कोई भी व्यक्ति, अगर विद्यालय में आप आते हैं, बाहर क्या आप किए रहते हैं, लेकिन अगर विद्यालय में आते हैं और इसकी फुल गारंटी है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर जो हमारी सहयोगी पार्टियां थी उन्होंने भी हमारी विचारधारा को अपनाया। कोई भी ऐसा कार्य बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए किसी पे आरोप लगा। विचारधारा को अपनाया वो तो अलग चीज है एसएन सिंह जी, विचारधारा अपनाया वो अलग चीज है। मेरा तो सीधा सा सवाल है, मुकुल रॉय से लेकर शुभेंदु अधिकारी, फिर उसमें हिमंता बिस्वा शर्मा जब कांग्रेस में हुआ करते थे तो यही बीजेपी कहती थी करप्ट है, ये करप्ट है। आपके साथ या आपकी पार्टी में आने के बाद सारे के सारे बेदाग हो गए। बताइए, गंगा नदी में बहुत सारी छोटी नदियां, बहुत सारे नाले मिलते हैं, तो क्या आप उसको गंगा कहेंगे? एसएन सिंह साहब कह रहे हैं कि मतलब बीजेपी गंगा नदी है, मतलब उसमें कोई भी आके डुबकी लगा दे सारे पाप धुल जाएंगे। को मानता है, जो देश को मानता है, जो राष्ट्र को मानता है, वो भारत की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मैं जरा समाजवादी पार्टी से भी पूछ लेता हूँ, कीर्ति निधि जी, अब देखिए बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमारी पार्टी तो गंगा जल मतलब गंगा नदी है, कोई भी डुबकी लगा ले तो साफ हो जाए। मतलब कल को अगर, मतलब ये हाइपोथेटिकल होगा कि कल को अगर और भी कोई दूसरे दल जो आज विपक्ष में है वो सारे के सारे बीजेपी में आ जाएंगे तो गंगा नहा लेंगे। देखिए प्रत्युष जी, जो बात माननीय देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, जो बात इस देश की जनता जो उसको जज कर रही, अभी कुछ दिन पहले, आज पूर्वांचल के दौरे पे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के दौरे पे, महाराष्ट्र के अंदर कहा था अजीत पवार साहब को, एनसीपी को कहा नेशनल करप्ट पार्टी, और अजीत पवार के ऊपर सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 70,000 करोड़ घोटाले का आरोपी। अब 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी को क्या मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की कि वो अपनी सरकार में डिप्टी सीएम बना रही है? यही तो पूछा जा रहा है, यही तो कहा जा रहा है, जो लोग ईडी गलत करती है, वो उनके सरकार में कैबिनेट मंत्री है।
सफाई गलत करते हैं, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है, आप उसको स्वीकार रहे हैं, यही तो सच्चाई हुआ। ये सच सामने आ गया, ये सच सामने आ गया कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी और जो संस्थाएं अपनी कार्रवाई कर रही थी वो जायज थी। वाटर घोटाले के आरोपी वो भारतीय जनता पार्टी में शुभेंदु अधिकारी नहीं दिख रहे हैं, लालू घोटाले के आरोपी मुलायम सिंह जी ने कांग्रेस को किस बात का समर्थन किया ये नहीं दिख रहा है। आम आदमी पार्टी 400 पेज का घोटाले की लिस्ट लेकर बोलती थी, ये नहीं दिखा रहा, यही जा रहा। जिस मुख्यमंत्री को करेक्ट करते थे, जिससे भ्रष्टाचार के नाते रिश्ता तोड़ लिया, सरकार बनाने के लिए उन्हीं के साथ खड़े हो गए। भारतीय जनता पार्टी सही कर रही थी, आपने स्वीकारा भारतीय जनता पार्टी सही कर रही थी, आपने माना कीर्ति ने दीदी भारतीय जनता पार्टी सही कर रही थी, आपने भी स्वीकारा कि ईडी सीबीआई पे झूठे आरोप लगा रहे थे। मैं राकेश सिंह जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं इस वक्त वाराणसी में अपनी सहयोगी अपूर्वा का रुख करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं। अपूर्वा, क्या अपडेट है आपके पास? अपूर्वा, तस्वीरें भी दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रत्युष वाराणसी पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस बार 12,000 करोड़ से अधिक की जो सौगात है वो पीएम नरेंद्र मोदी काशीवासियों के लिए लेकर आए हैं। इस वक्त मैं वाराणसी के सबसे व्यस्ततम चौराहे लहुरा बीर चौराहे पर मौजूद हूं, और यहाँ कई लोग भी देखिए मौजूद हैं, यहाँ दुकानों पर फल सब्जियां खरीद रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आए हैं, हजारों करोड़ों की सौगात लेकर आए हैं, तो काशीवासियों का क्या उत्साह है? हाँ जी भैया, क्या नाम है आपका? मुनक्का लाल सोनकर। आज वाराणसी पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी, काफी सौगात वाराणसी के लोगों के लिए लेकर आए हैं, कितने खुश हैं आप? बहुत खुश हैं हम लोग। क्या चाहते हैं, दोबारा प्रधानमंत्री बने? हाँ बिल्कुल। क्या फायदा हो रहा है, रोजगार में फायदा हुआ है? रोजगार के लिए तो उतना वो अभी कुछ ध्यान नहीं दिए हैं, महंगाई थोड़ा बढ़ रही है, और सफाई पर तो ठीक है ध्यान दिए हैं। हाँ, बाकी सुंदरीकरण घाटों का वो सब तो ठीक है, मगर महंगाई पर उन्होंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया है। महंगाई पर थोड़ा ध्यान नहीं दिया, महंगाई बढ़ रही है। और भी लोग हैं, आइए उनसे भी उनकी राय जानते हैं। आज पीएम नरेंद्र मोदी काशी पहुंचे हैं, 12,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं लेकर पहुंचे हैं वाराणसी। क्या कहना चाहेंगे, क्या इस पे आपकी राय है? अच्छा तो है, अभी बहुत अच्छा है, उनका जो काम कर रहे बहुत अच्छा कर रहे काम। काशी डेवलप हुई है, बहुत बढ़िया हुआ है, बहुत डेवलप हुई है, सुंदर हुई है, पहले से साफ सुथरी। चलिए देखिए, अपूर्वा हमारी सहयोगी वहां पर लोगों से बात कर रही हैं। वाराणसी पहुंच चुके हैं पीएम मोदी, वहां आम लोगों की क्या राय है? देखिए, जो हमने आपसे कहा ना कि इंडिया डेली लाइव, ग्राउंड पर जो होगा, जैसी खबरें होंगी, बिना फिल्टर के आप तक पहुंचेंगी। अभी आपने देखा, दो लोगों की राय थी। एक ने कहा कि काशी तो चलिए कुछ सुधार हुआ है, लेकिन महंगाई पर काम नहीं किया, उस पर काम करने की जरूरत है। तो हमने कोई फिल्टर नहीं किया, जो लोग, जो जनता कह रहे हैं, सीधे इंडिया डेली लाइव बिना फिल्टर के आप तक वो बात पहुंचा रहा है। राकेश सिंह जी, अब मैं सीधे इसी जो वहां की लोकल वाराणसी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहां पर भी लोग कह रहे हैं कि महंगाई पर तो काम नहीं हुआ साहब। नहीं, देखिए, जब महंगाई की बात होती है तो तमाम देशों का दो बार कोरोना काल आया। कोरोना काल के बाद आपका जो महंगाई का दर है वो बाकी देशों के अनुसार भी आप देखेंगे ना, दो आपदाएं आई और लगातार। अरे बाकी देशों से हम काहे के लिए तुलना करें, हम तो यहाँ रहते हैं ना, करना हम तो पड़ेगा। अपनी जेब देखेंगे ना। प्रत्युष जी, कोरोना सिर्फ भारत में नहीं आया था, हाँ। ये आपदा सिर्फ भारत में नहीं आई थी, ये चीन में थी, पाकिस्तान में, अमेरिका में, सबकी आप दर उठाइए और उसके बाद तुलना करके देखिए कि भारत कहाँ है और बाकी देश कहाँ है। रही बात भ्रष्टाचार की, जब ये सब लोग सवाल करते हैं, जब प्रधानमंत्री ये सवाल करते हैं कि ये सारे दागदार हैं, तो जनता भी देखती है कि प्रधानमंत्री एक पार्टी से हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री हैं, उनका एनडीए है, और दूसरी तरफ कांग्रेस है, आरजेडी है, जेडीयू है और सपा है। ये सारे के सारे लोग, आप प्रत्युष जी जरा बताइए, सजा याफ्ता कितने लोग हैं? आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, तो विपक्ष दिखता है, कौन सजा याफ्ता नहीं है? सजा याफ्ता राहुल गांधी, सजा याफ्ता आजम खान, सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव, इनको अदालतों ने सजा दे चुकी है। तो ये लोग सवाल भ्रष्टाचार पे खड़ा करेंगे, लालू यादव भ्रष्टाचार पे सवाल खड़ा करेंगे, राहुल गांधी सवाल खड़ा करेंगे, इनको तो अदालत ने सजा, ये सारे के सारे लोग सजा याफ्ता हैं।
इनको तो जेल में रहना चाहिए। और मतलब आप कह रहे हैं कि सारे सजा याफ्ता एक हो गए, सारे सजा याफ्ता एक हो चुके हैं। और सवाल जब सजा याफ्ता करता है तो जनता भरोसा नहीं करती है, इसलिए तो भ्रष्टाचार पर विपक्ष को सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। विजय कौशिक साहब इस पर रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट करना चाहेंगे? ये कह रहे हैं सारे सजा याफ्ता, लालू यादव का इन्होंने नाम गिना दिया। और मुझे और लोगों को ये भी याद होगा, कौशिक साहब, लोगों को ये भी याद होगा अध्यादेश वाली वो कॉपी किसने फाड़ी थी, क्यों फाड़ी थी, ये भी तस्वीर सबके सामने है। जवाब दीजिए कौशिक साहब। नहीं, उसका अब जवाब दे देता हूं। देखो, चोरों को सब चोर नजर आते हैं। 2014 से पहले देश और दुनिया अरे सवाल साफ है, सजा याफ्ता है कि नहीं? लालू यादव के चरणों में बैठने वाले लोग हमें सिखा रहे हैं सवाल करेंगे भ्रष्टाचार पर। ये बताइए कि लालू यादव सजा याफ्ता है कि नहीं? ये बताइए कि राहुल गांधी सजा याफ्ता है कि नहीं? ये बताइए आजम खान सजा याफ्ता है कि नहीं? इन तीनों सवालों का जवाब दीजिए। नमामि गंगे परियोजना सबसे बड़ा सवाल सीधा है, इस देश में गंगा के नाम पर भी ये लोग पैसा सजा याफ्ता है। मैं ये कह रहा हूं, पीएम केयर सबसे बड़ा घोटाला है। कोरोना में जब देश के लोग मर रहे थे, मोदी जी पैसा इकट्ठा कर रहे थे, तो मोदी जी ने कहा था कि आपदा को अवसर बनाने का आपके अंदर हुनर होना चाहिए। आज मोदी जी ये कह रहे हैं कि डरता नहीं है मोदी। मैं ये कह रहा हूं, डरता नहीं है तो कहता क्यों है मोदी? आपको डर लग रहा है क्योंकि कर्नाटक की हार से मोदी जी डर गए हैं। इनको लगने लगा है कि राजस्थान में भाजपा हार रही है, इनको लगने लगा है छत्तीसगढ़ में भाजपा हार रही है, इनको दिखाई दे गया है कि मध्य प्रदेश में भाजपा जवाब नहीं है, जवाब नहीं है, जवाब आपके पास नहीं है। सवाल सीधा है, आपका नेतृत्व सजा याफ्ता है, विपक्ष सजा याफ्ता नेताओं का गिरोह है। जिस तरीके से क्षेत्रीय दलों को खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, एसएन सिंह जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन कीर्ति निधि जी क्या करप्शन के मसले पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मोरल राइट है इस देश में बोलने का? सवाल मेरा हो सकता है कई लोगों को चुभेगा। करप्शन के मसले पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इस देश में मोरल राइट है बोलने का? कीर्ति निधि जी। देखिए प्रत्युष जी, मैंने तो तब सवाल खड़ा किया जब देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि रात के अंधेरे में टार्च मार के ये वरिष्ठ पत्रकार यहाँ बैठे हैं। नोएडा घोटाला कौन किया था? जमीन घोटाला किसका था? लैपटॉप घोटाला किसका था? 55 पट्टे आवंटित कर दिए गए थे खनन के। गायत्री प्रजापति किसके थे? यादव सिंह के लिए कौन गया था? यादव सिंह के लिए कौन गया था? एक ही जाति के शिक्षा में बड़े पदों पर कैसे हो गए थे? छगन भुजबल का नाम ये नहीं ले पाए राकेश सिंह जी। छगन भुजबल 2.5 साल जेल काट के आए, राकेश सिंह जी उसके बारे में नहीं बताए। प्रफुल्ल पटेल के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप देश के प्रधानमंत्री लगा रहे हैं, राकेश सिंह जी नहीं बोल पाए उनके खिलाफ। हेमंत बिस्व शर्मा, अगर छगन भुजबल ने घोटाला किया तो ये अधिकार अखिलेश यादव को हो जाता है कि वो भी घोटाला करे। ये कौन सा तर्क हो गया आपका? जिस तरीके से आप छगन भुजबल आपके लीडर हैं, नजर आते हैं। आपके लीडर कौन है? आपके लीडर लालू यादव हैं, आपके लीडर आजम खान हैं। परमेश्वर यादव का बताइए, परमेश्वर यादव का बताइए, आजम खान का बताइए, आप अपना गिनाइए ना। आप राजनीतिक विश्लेषक कम, सरकार के प्रवक्ता ज्यादा। मान लीजिए आप सवाल सूट ना करे, सवाल सूट ना करे, सवाल आपको चुभे तो आप कुछ भी कहें। और मान लीजिए मुझे पूछ तो रहा हूं। अरे के लोग देश के लोग हंसते हो। एक सेकंड समाजवादी पार्टी के लोगों पे देश के लोग मैंने बीजेपी से सवाल किया, मैंने कुछ नाम गिना दिए, शुभेंदु अधिकारी से लेकर मुकुल राय और उसके बाद लेटेस्ट में अजित पवार साहब। मतलब बीजेपी के साथ आकर के सारे दाग उनके धुल गए। इन्होंने खुद कहा, बीजेपी के प्रवक्ता ने, कि हमारी पार्टी तो गंगा नदी है, यहाँ पर जो भी डूब जाएगा सारे पाप धुल जाएंगे। मैं कौशिक साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, और कौशिक साहब दोनों को फ्रेम पर रखिए प्लीज। कोई करप्शन नहीं, बीजेपी और कांग्रेस को फ्रेम पर रखिए प्लीज। आएगा कौशिक साहब
हमारे आपने कहा कि विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं, क्या अपने मनभेद मतभेद भुलाकर आ रही हैं या मजबूरी है? क्योंकि इसमें कई पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने एक वक्त पर एक दूसरे के खिलाफ जमकर हमला बोला है, जमकर हमला बोला है। कांग्रेस ने आरजेडी के खिलाफ जमकर हमला बोला, प्रत्युष भाई, कांग्रेस ने टीएमसी के खिलाफ बोला और आज भी बोल रही है। प्रत्युष भाई, अब आप बताइए कि ये सियासी मजबूरी है या क्या है? पेज की लिस्ट लेकर घूम रहे थे कि कांग्रेस करेक्ट पार्टी है। टीएमसी जब इनसे अलग हुई, टीएमसी ने कहा कि कांग्रेस एक करेक्ट पार्टी है कि हम किसी गठबंधन के लिए तैयार नहीं थे। कोई हक नहीं किसी नीतीश को कुमार जी भ्रष्टाचारी हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि देश के कई क्षेत्रीय दल कांग्रेस के नेतृत्व में देश को बचाने की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो हमने कहा स्वागत है। उस कड़ी में नीतीश जी ने कवायद शुरू की, लेकिन हम देश के लिए अपने दम पर लड़ना चाहते हैं और हम लड़ेंगे। हम ऋषि पीसीआर में ऋषि हमारे साथ है। ऋषि दो मेहमानों को रखिएगा प्लीज, ऐसे आवाज नहीं जाएगी। बीजेपी कांग्रेस को रखिए फ्रेम में। ऋषि, मैं तो कहता हूं गठबंधन है, भाजपा का गठबंधन, चोरों का गठबंधन मोदी जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर 100 चोर एक साथ खड़े हो जाएं, भाजपा का गठबंधन ठगबंधन है, जनता देश को कहेगी लूट कि रहे ये चोर हैं हैं और देश की जनता को गुमराह करने के लिए क्षेत्रीय दलों पर आरोप लगा रहे हैं। अरे जब भैया, क्षेत्रीय दल टूटकर इनसे आकर मिल जाते हैं तब वो ईमानदार हो जाते हैं। कांग्रेस क्षेत्रीय दल हो गई है, कांग्रेस क्षेत्रीय दल हो गई है। अरे तभी तो हमारे नेता नहीं डरते आपसे, तभी तो आप लोग डरे हुए हैं, तभी तो मोदी जी को बताना पड़ रहा है बार बार कि मैं डरता नहीं हूँ, जबकि अंदर से डरे पड़े मोदी जी। में घोटाला आपने किया, मोदी जी अंदर से डरे हुए हैं। कर्नाटक के रिजल्ट ने उनको डरा दिया है, उनको दिखाई दे गया है कि उनकी कुर्सी छिलने वाली है, इसलिए बौखला गए। पार्टी कौन है? मोदी जी आ जाएगा, समझ चुके हैं कि वो बेनकाब हो चुके हैं। अच्छे दिन आएंगे, देश के बुरे दिन ला दिए। कहा था विदेशों से काला धन वापस आएगा। एक एक करके प्लीज रखिएगा। ऋषि प्लीज बीजेपी कांग्रेस को रखिए, दोनों को फ्रेम पर, बीजेपी ने दोनों को फ्रेम पर रखिए। ऋषि प्लीज जी, मेरा सवाल एक सेकंड कौशिक साहब, एक एक करके। एसएन सिंह जी एक सेकंड, आप लोग दोनों इस वक्त फ्रेम पर हैं, लोग सुन रहे हैं। मैं 10 कौशिक साहब, ठीक है मैं जरा कौशिक साहब से जरा सवाल कर लूं। कौशिक साहब, मैंने क्यों याद दिलाया वो अध्यादेश की प्रति फाड़ने वाली बात? आरजेडी के खिलाफ क्या कुछ नहीं कहा था कांग्रेस ने, और आज आप एक साथ हैं। तो मैं पूछ रहा हूं कि सियासी मजबूरी है या क्या है? क्या आप इससे इनकार करेंगे कि आपके साथ जो अलायंस है उसमें से कई सजा याफ्ता नेता हैं जो पार्टी के प्रमुख है? अब ये बताइए, तो ये कंप्रोमाइज कैसा है? ये किस चीज से समझौता है? ये किस चीज से समझौता है, ये बताइए ना। हमने प्रत्युष भाई, कांग्रेस पार्टी ने किसी क्षेत्रीय दल से अभी कोई गठबंधन नहीं किया है। लीजिए, हमारे पास पटना में लालू यादव कह रहे हैं राहुल गांधी को कि भैया आप दूल्हा बनिए, हम सब बाराती हैं, और आप कह रहे हैं कि हमने अभी तक किसी अलाई नहीं किया। अरे क्या बात कर रहे हैं? पटना में फिर क्या हो रहा है? वो गठबंधन अब बेंगलुरु में काहे की मीटिंग हो रही है? मैं तो सीधी बात कर रहा हूं आपसे। बताइए अभी हमने किससे गठबंधन किया? आप पीडीए बना रहे नहीं बना रहे? तो केवल एक, आप पीडीए बना रहे नहीं बना रहे? आप पीडीए बना रहे नहीं बना रहे? देखिए, आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं प्रत्युष जी कि जिस तरह भाजपा ने एक गठबंधन की राजनीति चला रखी है देश में, और आज भी भाजपा गठबंधन की बैसाखियों के सहारे केंद्र की सत्ता में खड़ी है, उस तरह से यूपीए एक गठबंधन होता था। हाँ। और ये भाजपा का एनडीए। हाँ। तो हमारे यूपी में पहले भी कई क्षेत्रीय दल शामिल थे। ठीक है। निश्चित तौर पर अगर कोई दल हमारे साथ आना चाहेगा, मतलब आप कह रहे हैं कि हम किसी भी स्तर पर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं, वरना हम कहीं आप कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं किसी भी सूरत पर? मैं जवाब दे दूं? नहीं, हम कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, जो ये क्षेत्रीय दल जो ये मानता हो कि कांग्रेस पार्टी इस देश को बचा सकती है, वो हमारे साथ आ जाए, हम नहीं जा रहे कहीं भी। अच्छा, आप कहीं नहीं जा रहे, बल्कि बाकी पार्टियां मिन्नत करते हुए कांग्रेस के पास आ रही है कि साहब आप आ जाइए। एसएन सिंह जी, अब मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। कोई बात नहीं, नहीं ज्यादा। एक सेकंड कौशिक साहब देखिए, मेरे शो का नाम है सबका हिसाब होगा, मैं एक एक करके सबसे हिसाब लेता हूं। अब जरा सवाल का जवाब दीजिए बीजेपी के प्रवक्ता साहब। पूछिए सवाल। भाई, जो पीडीए बन रहा है उसमें से एक घटक दल एनसीपी, ठीक है, अजीत पवार के आपके साथ शामिल होने से पहले आपने क्या कुछ नहीं कहा एनसीपी के बारे में?
आपने कह दिया कि भाई नेशनल करप्ट पार्टी, और अब उसी पार्टी से अजीत पवार और 40 विधायक को अपने साथ ले आए तो वो पार्टी पाक साफ हो गई। तो आप किस चीज से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? बीजेपी किस चीज से कॉम्प्रोमाइज कर रही है? जवाब दीजिए। कंप्रोमाइज नहीं कर रही, हम तो बता रहे हैं कि जो जहाज घोटाले करने वाले हैं, फिर बीजेपी क्या कर रही है? आप में और कांग्रेस में क्या फर्क रहा? आप लोग दोनों इस वक्त विंडो पर है, कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता। सीधा तीखा सवाल, हो सकता है कड़वा लगे, आप में और कांग्रेस में क्या फर्क रहा? मंदिर में, सरस्वती विद्या मंदिर में जब आप पढ़ने जाएंगे तो आपको संस्कृति कांग्रेस पढ़ना और ही भाजपा पड़ेगा, में ये फर्क है राष्ट्रवाद के साथ आएंगे कि तो हमारी कांग्रेस विचारधारा को अपनाना ही पड़ेगा। ने यही तो देश को सवाल पूछा बचाने जा की रहा लड़ाई लड़ी है और ये लोग देश को कांग्रेस बेचने की लड़ाई पूछा लड़ जा रहे रहा हैं। है। इनके प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहते थे भाजपा कि देश को बेचने में 75% लगी हुई घोटाले है। में चला जाता है, देश के 100% संसाधनों को बेच रही है। 75 घोटाले में चला जाता है। गुमराह कर रही है, हिंदू मुस्लिम कर इनके रही समय है, आदर्श और घोटाला देश को इनके केवल समय, बर्बादी 2G की तरफ घोटाला ले जा इनके रही है। समय, सारे घोटाले की पार्टी कांग्रेस अगर सबके यहाँ अरे तो नतमस्तक मुझे होने जा रही बताइए, है, ये फिर भी सारे भारतीय मुकदमे तो जनता कांग्रेस पार्टी ने से- दर्ज किए अरे थे। अब सुन लीजिए, अब भाजपा सुनिए। राज में आप लोगों ने कितने लोगों को सजा दिलाई? प्रत्युष भाई जरा इनसे सजा पूछ लीजिए। जो 2G ये सारे घोटाले में मुकदमे आपके हमने दर्ज 2G किए थे। घोटाले में जो इनका आपके फर्स्ट अधिकारी केसों थे को उनको ढंग से सजा हो करते। गई है। 2G घोटाले किसी को में सजा क्यों 23 नहीं दिला लोगों को पाए? सजा हुई, कोयले घोटाले में 6 लोगों को सजा हुई। सजा तो सबकी हुई है, और सुनिए जो बचे हैं उनको भी सजा होगी। ये सजा ही तो है कि लोकसभा का सदस्यता चला अरे जा रहा क्यों है। देश ये की सजा जनता को नहीं- गुमराह कर रहे ये हैं? आपको 2G को तो घोटाला ही नहीं ठीक है, माना तो सुप्रीम चलिए कोर्ट ने आप बाकी बता मेहमानों दो को तो। भी रखिएगा स्क्रीन पर, बाकी मेहमानों को भी रखिएगा स्क्रीन पर। मैं अब प्रतिनिधि जी और राकेश सिंह जी के पास जाना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 4 राज्यों के दौरे पर निकले हैं, क्या ये सिर्फ सौगात भर है या उन राज्यों को उपहार दे रहे हैं? क्या बात सिर्फ इतनी है? नहीं, जरा अब इसे आपको समझाते हैं। ये देखिए, 4 राज्य में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। छत्तीसगढ़ गए, सीटें देखिए, 11 सीट है लोकसभा की, बीजेपी के पास फिलहाल 9 सीट है छत्तीसगढ़ में। अब देखिए तेलंगाना, यहां पर 17 सीटें हैं लेकिन बीजेपी के पास मात्र 4 सीट है। अब ये देखिए राजस्थान, 25 सीटें, बीजेपी के पास 24 सीटें हैं, मतलब अच्छी खासी स्थिति में बीजेपी वहां पर है। यूपी के देख लीजिए, लोकसभा की 80 सीटें, 64, 62 और 2 जो रामपुर और आजमगढ़ भी बीजेपी जीत गई है। अब यह देखिए कुल योग कितना बैठता है इन 4 राज्यों का, 133, बीजेपी के पास है 101। तो अब सोचिए कि 4 राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा है, 36 घंटे के लगभग आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर रहेंगे। तो समझिए कि बहुमत के आधे तो लगभग आप पहुंच ही जाएंगे अगर इन सीटों पर आप पूरा फोकस करते हैं तो। अब ये देखिए वाराणसी की तस्वीरें सीधे आप इस वक्त देख रहे हैं अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी। प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं, साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ भी आपको नजर आ रहे होंगे। कई हजार करोड़ की सौगात वाराणसी को मिलने वाली है और उसका जो प्रेजेंटेशन है वो उनके सामने इस वक्त किया जा रहा है। ठीक है, ये तस्वीरें भी साथ साथ चलाते रहिएगा। मैं समाजवादी पार्टी का रुख करना चाहूंगा। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि भाई हम नेशनल पार्टी है, बाकी क्षेत्रीय पार्टियां आए, हम किसी के पास जा नहीं रहे हैं, बाकी जिनको आना है वो हमारे साथ जुड़ जाए। अब आपके लखनऊ के कार्यालय के बाहर लिखा था वहां अब की बार पीडीए सरकार, और कई जगह यह भी है कि लोग चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बने। तो ये जो विपक्षी एकता की बात हो रही है, कौन किसकी अगुवाई कर रहा है? कांग्रेस समाजवादी पार्टी के पीछे चल रही है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के पीछे चल रही है? स्थिति क्या है अभी? देखिए प्रत्युष जी, अभी तो कोई गठबंधन बना नहीं और लगातार इसका प्रयास जरूर रहा एक मजबूत अलायंस बनाने का, लेकिन जहां तक देश में क्या प्रधानमंत्री बनने का सवाल आदरणीय अखिलेश यादव जी का, समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता की इच्छा है कि अखिलेश यादव जी इस देश के प्रधानमंत्री। और एक बात सच है, उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी करती। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि एनडीए को हराएगा पीडीए, पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक मिलकर के इस एनडीए सरकार को हराएंगे। और जिस तो क्या तरीके से 2014 ये नाम तय हो गया? पीडीए नाम तय हो गया, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक ये नाम तय हो गया? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये उत्तर प्रदेश में नारा आदरणीय अखिलेश यादव जी ने नहीं, ये समाजवादी पार्टी की तरफ से सुझाया गया नाम है, इस पर बाकी दलों ने अपनी सहमति दे दी है?
नहीं, बाकी दलों की बात मैं नहीं करता। मैं समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मिलकर के एनडीए को हराएंगे। अच्छा, आप वो पिछड़ा जिसका अधिकार भारतीय अगुवाई कौन करेगा यूपी में? यूपी में अगुवाई कौन करेगा? समाजवादी पार्टी अगुवाई करेगी? उत्तर प्रदेश में जिसको भी भारतीय जनता पार्टी को हराना है, हाँ, उसको आदरणीय अखिलेश यादव जी के अगुवाई को स्वीकार करना। चलिए, इसका जवाब कौशिक साहब दे दीजिए। उत्तर प्रदेश में कौशिक साहब, इसका जवाब दे दीजिए। अभी तो आप कह रहे थे कि हम नेशनल पार्टी हैं, जिनको आना हमारे साथ जुड़े। समाजवादी के प्रवक्ता ने बिल्कुल बिना लाग लपेट के कह दिया कि जिनको यूपी में बीजेपी को हराना है वो अखिलेश यादव के साथ आ जाए। अगुवाई मतलब लीडरशिप अखिलेश यादव की यूपी में वो स्वीकार कर लिया। कौशिक साहब, एम आई राइट? मैं सही हूं? आपने सही सुना जो कहा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने? जवाब दीजिए। पूछ लीजिए। मेरी बात सुन लीजिए प्रत्युष भाई। हाँ हाँ हाँ, जो मैंने आपसे कहा है, हमारी पार्टी का वही नजरिया है, पहली बात। दूसरी बात, हमने कब कहा कि भी हमें समाजवादी पार्टी की जरूरत है? हमें कहते हैं ये अपने आप को बहुत बड़े देशभक्त बनते हैं, तो लड़े मोदी जी के कुशासन आपको जरूरत नहीं है समाजवादी पार्टी की? हमने कब रोका है? आपको जरूरत नहीं है समाजवादी पार्टी की? आपको जरूरत नहीं है समाजवादी पार्टी की? करेगी किसको कितनी सीटें देनी है। लीजिए साहब, आप बैठ के कह रहे हैं विपक्षी एकता, विपक्षी एकता। अभी क्या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कह दिया कि जिनको जीतना है यूपी में तो हमारी लीडरशिप को वो स्वीकार कर ले। आप कह रहे हैं हमें जरूरत ही नहीं समाजवादी पार्टी की। लीजिए भैया, लीजिए। प्रत्युष भाई, कुनबा बनने के पहले ही फुस हो रहा है। मेरी बात सुन तो लीजिए। हाँ, जब बताइए। अच्छा, सुन तो लीजिए। मैं ये कह रहा हूं, हमारी पार्टी का सीधा सा सिस्टम है। हाँ, जिनको राहुल गांधी जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नेतृत्व स्वीकार है, उनका हमारे साथ स्वागत है। चलिए, सुन रहे हैं? नहीं है तो उनका रास्ता अलग है और हमारा कीर्ति निधि जी रास्ता सुन अलग रहे है। हैं? कीर्ति निधि जी चाहे वो सुन रहे हैं? समाजवादी मैं इसका पार्टी जवाब कीर्ति निधि जी से लूंगा। और मुस्कुरा रहे हैं एसएन सिंह साहब भी और राकेश जी भी यहां मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन इससे पहले चलते हैं वाराणसी। सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार में नगर विकास और ऊर्जा विभाग के मंत्री श्री ए.के. शर्मा जी, अनिल राजभर जी, केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, प्रदेश सरकार में ही मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री रविंद्र जायसवाल जी, दयाशंकर मिश्र दयालु जी, माननीय सांसद और विधायकगण और उपस्थित भाइयों बहनों, ठीक, पावन सावन के माह में चलिए कीर्ति निधि जी को और कौशिक जी को प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा। ऋषि, ये चीज क्लियर, ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। कीर्ति निधि जी देखिए, उन्होंने भी अपना स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। हम नेशनल पार्टी है, जिनको आना हमारे साथ आए। यहां तो लीडरशिप को लेकर के ही सिर्फ फिटोबल है। देखिए प्रत्युष जी, लीडरशिप का सवाल नहीं है। कई बार इस बात को कई नेताओं ने कहा, चाहे ममता बनर्जी जी हो, चाहे बिहार में आरजेडी और नीतीश कुमार जी हो, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हो, जिसकी ताकत जिन राज्यों में ज्यादा है, और अभी तो निगम के चुनाव हुए हैं, उसके पहले विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उसके पहले लोकसभा के चुनाव हुए हैं, और इन चुनाव में भी जिसकी ताकत रही, जिसके पास लोकतंत्र में जनता की ताकत है, लड़ेगा वो। और इसकी कांग्रेस की ताकत को भी आप बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, तेलंगाना में, कई राज्यों में आप भी उनकी ताकत जानते हैं कि कितनी ताकत। तो जिसकी ताकत है, अगर वो आगे रहेगा तो लड़ाई अच्छी लड़ी जाएगी। और ये बात सबने कहा है, मीटिंग से पहले कहा हो, मीटिंग के बाद कहा सबने। ममता बनर्जी जी ने भी कहा। तो फिर विजय कौशिक जी, जो बात कीर्ति निधि जी कह रहे हैं कि जिस स्टेट में जिसकी जितनी ताकत है उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी, तो भाई यूपी में कांग्रेस की आज के समय में, वर्तमान में, धरातल में क्या स्थिति है? फिर भी आप कह रहे हैं कि अगुवाई तो हम ही करेंगे। प्रत्युष भाई, भागीदारी को लेकर कोई बात नहीं है। मुद्दा यह है कि जिनको हमारी पार्टी का नेतृत्व स्वीकार है। देखिए, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय दल अपने अपने क्षेत्र तक सीमित हैं। ठीक है, मैं फिर से आऊंगा डिबेट पर, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ करें, एक बार फिर से चलते हैं सीधे वाराणसी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मा में, अंतःकरण में विराजते हैं।
हर समय काशी की समृद्धि के लिए, यहां की विरासत और यहां की संस्कृति के लिए उनके मन में एक नई चिंता होती है। और भाइयों बहनों, आज यह चिंता और ये चिंतन हम सबको एक नई पहचान के रूप में आगे बढ़ा रही है। आपने देखा होगा काशी विश्वनाथ धाम आज दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। आपने देखा होगा काशी के मंदिरों और काशी के घाटों के नए स्वरूप को, और जैसे काशी सज धज रही है, G20 के सम्मेलन को भी नजदीक से काशी ने महसूस किया है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत G20 समूह की अध्यक्षता आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कर रहा है, तो संघाई सहयोग परिषद की ओर से 22-23 में काशी को सांस्कृतिक राजधानी के रूप में मान्यता देकर के काशी में उस सम्मेलन की अद्भुत छटा भी हम सब ने देखी है। काशी अपनी पुरातन काया के साथ साथ नए कलेवर के रूप में आगे बढ़ने का कार्य कर रही है, और आज काशी में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन एक बार फिर से हुआ है। भाइयों बहनों, 9 वर्ष की, पिछले 9 वर्ष के अंदर नए भारत के रूप में भारत को नई पहचान दिलाने का जो कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, 9 वर्ष के अपने सफलतम कार्यकाल के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज काशी में पधारे हैं। इन 9 वर्षों में आपने देखा होगा दुनिया के अंदर देश के अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, बाह्य सुरक्षा का हो, आंतरिक सुरक्षा का हो, या गरीब कल्याण का हो, विरासत और आस्था के सम्मान का हो, हर एक मोर्चे पर भारत ने एक नई सफलता की नई कहानी गढ़ी है। आज भारत के बारे में दुनिया का दृष्टिकोण बदला है। आज उत्तर प्रदेश के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन के कारण भारत और दुनिया की धारणा बदली है, और काशी के बारे में भी लोगों की धारणाएं बदली हैं। काशी जिस आस्था के लिए भारत तरसता था, आज उसका मूर्त रूप काशी में काशी विश्वनाथ धाम के रूप में हम सबको देखने को मिलता है। इस अवसर पर एक बार जब काशी को ढेर सारी सौगात राष्ट्र को समर्पित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन आज काशी की इस धरा पर हुआ है, बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरा पर हुआ है, मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर पधारी माननीय राज्यपाल महोदय का, अपने सभी माननीय केंद्रीय मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों का, और आप सभी जनता जनार्दन का भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। साथियों, भारतीय रेल देश की प्रगति का इंजन है, और माननीय प्रधानमंत्री जी के सशक्त एवं समृद्ध भारत के विजन को साकार करते हुए लॉजिस्टिक्स सेक्टर को नई मजबूती प्रदान करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। आइए देखते हैं इसी पर एक शॉर्ट फिल्म। नए भारत की नई रेलवे तेजी से आगे बढ़ रही है, नए तरीकों और तकनीकों से विकास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वर्ल्ड क्लास और एनवायरमेंट फ्रेंडली रेलवे के विजन को साकार करने के लिए चरणबद्ध प्रयास कर रही है। इस विजन को उत्तर प्रदेश 8,700 करोड़ से अधिक लागत के कई रेल प्रोजेक्ट्स के लोकार्पण और शिलान्यास से आगे बढ़ा रहा है। उत्तर प्रदेश में करीब 390 करोड़ रुपए की लागत से गाजीपुर सिटी औड़िहार लाइन का दोहरीकरण और विद्युतीकरण किया गया। इससे सारनाथ और वाराणसी के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी।
साथ ही पंडित दीनदयाल जंक्शन प्रयागराज लाइन पर लोड कम होगा। तकरीबन 240 करोड़ रुपए की लागत से भटनी औड़िहार रेलखंड की 125 किलोमीटर लंबी लाइन के विद्युतीकरण से इस रूट पर परिचालन बेहतर होगा। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से यूपी ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है, जिससे कि प्रदेश में चलने वाली ट्रेनों में इंजन बदलने की प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी और यात्रा समय एवं संसाधन दोनों की बचत होगी। साल 2014 के बाद हमने रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने के लिए चौतरफा काम शुरू किया। जहां 2014 से पहले हर वर्ष औसतन 600 किलोमीटर रेल लाइन का बिजलीकरण होता था, वहीं अब हर साल 6000 किलोमीटर रेल लाइनों का बिजलीकरण हो रहा है। कहां 600 और कहां 6000। इसलिए आज देश के 90% से अधिक रेलवे नेटवर्क का बिजलीकरण हो चुका है। ये काम इसलिए हो रहा है क्योंकि आज सही विकास की नीयत भी है, नीति भी है और निष्ठा भी है। रेलवे विकास की इसी श्रृंखला में यूपी में करीब 370 करोड़ रुपए की लागत से 60 किलोमीटर लंबे औड़िहार जौनपुर खंड का दोहरीकरण किया गया है, जिससे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और प्रयागराज रूट पर दबाव कम होगा। पूर्वोत्तर भारत, बिहार एवं पश्चिम बंगाल के सफर में लगने वाले समय में कमी आएगी। वैसे यूपी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहले से ही सरल है। अब रेलवे ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने की ओर कदम बढ़ाए हैं। 6750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाला 137 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और सोननगर नई लाइन के बीच स्थित है। इससे प्रदेश भर में कोयला, आयरन और स्टील समेत अनेक वस्तुओं की तेज आवाजाही संभव होगी। दिल्ली हावड़ा मुख्य लाइन पर ट्रेनें समयबद्ध होंगी, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा आज 525 करोड़ रुपए की लागत से व्यासनगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेल फ्लाईओवर की आधारशिला भी रखी जा रही है। साथ ही करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी गई है, जिसे आगामी 50 सालों की जरूरतों और अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना है। सिर्फ इतना ही नहीं, मेक इन इंडिया की मिसाल गोरखपुर लखनऊ और जोधपुर अहमदाबाद साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत यूपी में आरामदायक और तेज ट्रेन यात्रा के अनुभव को और बढ़ा देंगी। ये सभी प्रयास हैं यूपी में एक सुगम, ग्रीन, तेज और वर्ल्ड क्लास रेलवे नेटवर्क स्थापित कर प्रधानमंत्री जी के विजन को पूरा करने के। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकास के इन कार्यों को कर रहे हैं देश को समर्पित।